नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान में प्रारंभ करने जा रहे हैं भाग 4 नीति निदेशक तत्व, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों नैतिक अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 नीति निदेशक तत्व आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। भाग 4 नीति निदेशक तत्व या नैतिक अधिकार। किसी देश के नागरिकों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास हेतु सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को नीति निदेशक तत्व या नैतिक अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात नीति निदेशक तत्व यह प्रदान करता है दोस्तों सरकार, चाहे वो केंद्र में केंद्र सरकार हो या राज्य में राज्य सरकार हो। किसी राष्ट्र के नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को नीति निदेशक तत्व कहते हैं। यहां पर दोस्तों जो अधिकार प्रदान किया जाता है, यह प्रदान किया जाता है दोस्तों नागरिकों को, और यह एक समाजनिष्ठ अधिकार होता है दोस्तों। अर्थात नीति निदेशक तत्व किसी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज को प्रदान किया जाता है। समझाता हूं दोस्तों, भारत को एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में विकसित करने हेतु, अर्थात भारत के विकास हेतु या भारत को एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, जिससे एक समाज का विकास हो, जिससे लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना होगी। अर्थात सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज का कल्याण करती है दोस्तों। अर्थात लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करती है, लोक कल्याणकारी समाज या लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, हम भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए संपूर्ण योजना को भाग 4 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। अर्थात सरकार अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करती है। यही है दोस्तों नीति निदेशक तत्व। योजना जो होता है वह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। योजना का लाभ कोई व्यक्ति विशेष नहीं उठाता, बल्कि यह संपूर्ण समाज के लिए होता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व होता है, यह होता है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व जो होता है दोस्तों, यह अंततः समाजनिष्ठ होता है, यह समाजनिष्ठ होता है दोस्तों। जबकि हमने जो स्टडी किया था दोस्तों मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है दोस्तों। अर्थात मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसलिए मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ होता है। जबकि सरकार अगर कोई भी योजना चलाती है तो यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार समाज, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों
दोस्तों नीति निदेशक तत्व समाज निष्ठ होता है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति निष्ठ होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो सरकार के द्वारा नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास हेतु चलाई गई योजनाओं के माध्यम से उनका विकास करना, अर्थात एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना नीति निदेशक तत्व कहलाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्व यह प्रेरित है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व की अवधारणा ली गई है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है दोस्तों, यदि राज्य, जब मैं राज्य की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र, अर्थात केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य अर्थात राज्य सरकार तथा विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी। इसका मतलब यदि कोई राज्य आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है दोस्तों, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार के पास किसी योजना को चलाने के लिए एक निश्चित फंड नहीं है, तो वह उस योजना को बंद कर देती है। दोस्तों यदि आपको उस योजना का लाभ नहीं मिला है, सरकार के द्वारा किसी योजना को फंड के अभाव में योजना को बंद करने के कारण यदि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अर्थात अनुच्छेद 37 के अनुसार यह कोर्ट में वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद यह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 37 में वर्णित है दोस्तों कि सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो समाज के विकास के लिए सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से समाज के विकास के लिए एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना की जाती है। अर्थात आप इसे इंडिविजुअली कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सरकार फंड के अभाव में योजना को बंद कर सकती है। और यहां पर दोस्तों भाग 4 में हम विभिन्न प्रकार की योजना पढ़ेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था सांसद आदर्श ग्राम योजना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, 1 मई 2016 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अर्थात भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा समाज के कल्याण के लिए अर्थात एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हेतु योजनाओं के माध्यम से नीति निदेशक तत्व चलाया जाता है। दोस्तों तो ओवरऑल नीति निदेशक तत्व का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, किसी राष्ट्र के नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास हेतु सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना नीति निदेशक तत्व कहलाता है और यह समाज निष्ठ होता है। जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, यह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, यह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि नीति निदेशक तत्व एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करता है, अर्थात यह नागरिकों का कल्याण करता है। नीति निदेशक तत्व नागरिकों का कल्याण करता है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है। मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, अर्थात राज्य आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। दोस्तों मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, जबकि आपका नीति निदेशक तत्व यह राज्य को कार्य करने के लिए, समाज कल्याण करने के लिए
प्रेरित करता है। यहां पर नीति निर्देशक तत्व सरकार को, जैसे मैं कह सकता हूं राज्य को, राज्य, अब मैं राज्य लिख रहा हूं तो दोस्तों यहां राज्य का मतलब है सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, राज्य को समाज कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। समाज कल्याण करने हेतु प्रेरित करता है। यहां पर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व राज्य को अर्थात सरकार को समाज कल्याण करने हेतु प्रेरित करता है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो सके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 4 नीति निर्देशक तत्व नैतिक अधिकार। हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। इसका मतलब यह है दोस्तों भाग 4 जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। दोनों में एक डिफरेंस समझते हैं कि नैतिक अधिकार अर्थात नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार में क्या बेसिक डिफरेंस है, समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों मौलिक अधिकार की, मैं बात करता हूं दोस्तों मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 में वर्णित है दोस्तों मौलिक अधिकार। इसमें हमें अनुच्छेद पकड़ना है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। यह है दोस्तों मौलिक अधिकार। और एक तरफ है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, एक तरफ है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वर्णित है दोस्तों भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व वर्णित है दोस्तों भाग 4 में। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 3 में वर्णित है फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। इसमें हमें देखना है दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। भाग 4 है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व मोरल राइट्स। इसको हमको पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार नागरिकों के, मौलिक अधिकार नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है दोस्तों संविधान द्वारा नागरिकों को। अर्थात मौलिक अधिकार नागरिकों को, या हम कह सकते हैं दोस्तों व्यक्ति को। जब मैं व्यक्ति बोलता हूं तो इसका मतलब यह है कि यह नागरिक भी हो सकता है और विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिकों के या व्यक्ति के, भारत में निवासरत या भारत के नागरिकों के या भारत के नागरिक तथा विदेशी व्यक्तियों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा यह सीधे प्रदान किया जाता है दोस्तों समाज को अर्थात नागरिकों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार के द्वारा नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु सरकार के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना या समाज की स्थापना करना। जबकि मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है दोस्तों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना।
जबकि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य होता है दोस्तों लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, और यह किया जाता है दोस्तों सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जिसके तहत एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी योजना चलाया जाता है यह संपूर्ण समाज के लिए होता है, अर्थात नीति निदेशक तत्व यह होता है दोस्तों समाज निष्ठ होता है, यह समाज निष्ठ होता है। जबकि यहां पर मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है दोस्तों, इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ होता है दोस्तों, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। मौलिक अधिकार प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार प्रेरित है आपका अमेरिका के संविधान से, जबकि नीति निदेशक तत्व प्रेरित है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, जबकि नीति निदेशक तत्व प्रेरित है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है दोस्तों नीति निदेशक तत्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है नीति निदेशक तत्व, जबकि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, अर्थात मौलिक अधिकार कोर्ट में वाद्य योग्य है, यह वाद्य योग्य है, यह वाद्य योग्य है। जबकि नीति निदेशक तत्व अगर सरकार के पास फंड का अभाव है तो यह योजना नहीं चला पाएगा दोस्तों, अर्थात आप कोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात यह वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है दोस्तों, यह वाद्य योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 13 में वर्णित है दोस्तों वाद्य योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 13 में वर्णित है दोस्तों कि मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, यह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 13 में, यह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 13 में। जबकि नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, यह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 37 में, यह वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 37 में। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जो होता है दोस्तों यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है, अर्थात राज्य आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती दोस्तों। जबकि नीति निदेशक तत्व यह राज्य को समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करता है, समाज के कल्याण के लिए। यहां राज्य का मतलब है दोस्तों सरकार से, यह राज्य को समाज के कल्याण हेतु प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रेरित करता है, अर्थात नीति निदेशक तत्व राज्य को समाज के कल्याण हेतु प्रेरित करता है, जिसे सरकार अपनी कोई योजना चलाती है और समाज का कल्याण करती है। जबकि मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त एक गारंटी होता है दोस्तों। मौलिक अधिकार राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में एक बेसिक डिफरेंस को समझा। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 4 नीति निदेशक तत्व। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 4 नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले भाग 4 को पढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम इसके आर्टिकल को याद करेंगे और फिर एक एक को डिटेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 नीति निदेशक तत्व, इसे हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। तो सबसे पहले काम हम करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 को कंठस्थ याद करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं भाग 4 नीति निदेशक तत्व। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, नीति
निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, इसको हमको पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में लिखा है दोस्तों राज्य की परिभाषा, और यह सिर्फ और सिर्फ लागू है दोस्तों भाग 4 में लागू है, केवल भाग 4 में लागू। यह केवल लागू है दोस्तों भाग 4 में, केवल भाग 4 में लागू है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। बिल्कुल अनुच्छेद 12 में भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा लिखी गई थी दोस्तों, इसमें और उसमें लगभग 90% सिमिलैरिटीज है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम सिमिलैरिटीज को पहले डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 36 लिखा है राज्य की परिभाषा, अर्थात राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र, अर्थात केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य अर्थात राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल, स्थानीय प्राधिकारी जिसके अंतर्गत हमने देखा था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। नगरीय निकाय व्यवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत। इसके अतिरिक्त हमने देखा दोस्तों अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आ सकता है दोस्तों आपका इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी तथा जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं दोस्तों या सार्वजनिक संस्थाएं, भेलगेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सभी आते हैं दोस्तों आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय को बाहर रखा गया है, अर्थात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय नहीं आता है। तो अनुच्छेद 36 है दोस्तों राज्य की परिभाषा, यह केवल भाग 4 में लागू है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 दिमाग में बैठाइए दोस्तों, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 वाद्य योग्य नहीं। अनुच्छेद 37 लिखा है दोस्तों वाद्य योग्य नहीं, अर्थात अनुच्छेद 37 लिखा है कि नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। यदि सरकार के पास फंड का अभाव है और वह की कोई योजना नहीं चला पा रही है, अर्थात सरकार के द्वारा फंड के अभाव में किसी योजना को बंद कर दिया गया है, तो नागरिक उस बंद किए गए योजना के विरुद्ध कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों अनुच्छेद 37 को लिखा गया है वाद्य योग्य नहीं, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी भारत या समाज की स्थापना करना, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। लेकिन अगर फंड नहीं है दोस्तों तो सरकार के भी हाथ बंद जाते हैं, अंततः उन्हें अपने योजनाओं को बंद करना होता है। इसीलिए दोस्तों इसे वाद्य योग्य नहीं रखा गया है। 36 है दोस्तों राज्य की परिभाषा, केवल भाग 4 में लागू। 37 है नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। इसके बाद हम थोड़ा क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला क्लासिफाइड कर लेते हैं, पहला है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। हम नीति निदेशक तत्व को क्लासिफाइड कर लेते हैं, पहला पकड़ते हैं इसमें सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था इसमें हम देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 40। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में लिखा गया है सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा। सरकार के द्वारा नागरिकों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक,
शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना, यही है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। अर्थात सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से एक समाज की व्यवस्था करती है, समाज का कल्याण करती है। तो अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करती है। अर्थात भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह जितनी भी योजनाएं चलाती है दोस्तों, यह चलाती है अनुच्छेद 38 के तहत। अर्थात सरकार के द्वारा सभी चलाई गई योजना आता है दोस्तों अनुच्छेद 38 के तहत, जिसके तहत सरकार एक समाज की व्यवस्था करती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। तो अनुच्छेद 38 है सामाजिक व्यवस्था। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी संस्था अर्थात सामाजिक व्यवस्था करती है। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करके सामाजिक व्यवस्था करती है। तो अनुच्छेद 38 है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। अर्थात जितनी भी सरकार योजना चलाती है सब आता है दोस्तों अनुच्छेद 38 के तहत। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं दोस्तों कोई भी एक योजना, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से एक योजना चलाया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके। भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से तथा नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया। अर्थात यह योजना भी आता है दोस्तों अनुच्छेद 38 के तहत, चाहे वो कोई भी योजना हो। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान, 11 अक्टूबर 2014 आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, या हम कह सकते हैं सेतु भारतम योजना, 4 मार्च 2016 या 1 मई 2016 का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जितने भी योजना केंद्र सरकार राज्य सरकार चलाती है दोस्तों, सभी के सभी आते हैं अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 38 है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। अर्थात यदि हम कोई एक योजना की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ हुआ है आपका 28 अगस्त 2014 को। सुनिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत 28 अगस्त 2014 को भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से तथा नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार कोई भी योजना चलाती है दोस्तों, सरकार कोई भी योजना चलाती है, यह सब आता है दोस्तों अनुच्छेद 38 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है समान कार्य समान वेतन, समान कार्य व समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कार्य स्थल में भेदभाव नहीं किया सकता। अर्थात यदि मान लीजिए सेम पद पर एक महिला प्रतिष्ठित है और उसी पद पर दोस्तों एक पुरुष प्रतिष्ठित है, तो दोनों का वेतन बिल्कुल सेम होगा। अर्थात हम किसी भी कार्यस्थल में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर उनके वेतन में भेदभाव नहीं किया सकता। तो यहां पर है दोस्तों अनुच्छेद 39 समान कार्य समान वेतन। अर्थात सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि आप हो दोस्तों डिप्टी कलेक्टर, आप
एक पुरुष हो लेकिन दूसरा डिप्टी कलेक्टर एक महिला है, आप दोनों की ज्वाइनिंग सेम है दोस्तों, तो आप दोनों का वेतन भी बिल्कुल सेम होगा। यही कहना चाहता है दोस्तों अनुच्छेद 39, समान कार्य व समान वेतन किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कार्य स्थल में वेतन से संबंधित मामलों में भेदभाव नहीं किया सकता। तो अनुच्छेद 38 है, सामाजिक व्यवस्था योजनाओं के माध्यम से समाज सरकार लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना कर समाज की स्थापना करती है, समाज की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 39 है, समान कार्य व समान वेतन। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39 क, इसको आप लिख सकते हो अनुच्छेद 39(1), अनुच्छेद 39(a) बी सी डी के क्रम में, या अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, यह है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का यह कर्तव्य होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह समस्त नागरिकों को, या हम कह सकते हैं राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कमजोर तथा किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों को न्याय से वंचित नहीं रहने देगी। अर्थात समझिएगा, यदि मान लीजिए आपके पास धन का अभाव है और आप कोर्ट के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास वकील नहीं है दोस्तों, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि आपको वकील, सरकारी वकील प्रदान करे, क्योंकि कोई भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर तथा अन्य प्रकार से नियोग्य व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। अनुच्छेद 38 है, सामाजिक व्यवस्था सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करके समाज की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 39 समान कार्य और समान वेतन किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर उनके साथ कार्यस्थल पर वेतन संबंधी मामलों में भेदभाव नहीं किया सकता। समान कार्य समान वेतन, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर तथा अन्य प्रकार से नियोग्य व्यक्तियों को तथा समस्त व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। यह है दोस्तों अनुच्छेद 39 का। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 के बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है दोस्तों गांधी जी का रामराज, गांधी जी का रामराज, गांधी जी का रामराज, या इसे ही हम कहते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि भारतवर्ष गांव का एक देश है। गांधी जी का मानना था कि भारतवर्ष में गांधी जी का मानना था दोस्तों कि भारत में अधिकांश नागरिक ग्रामीण होते हैं, अर्थात भारत एक गांव का देश है। महात्मा गांधी का मानना था कि संपूर्ण भारतवर्ष का विकास तभी होगा जब सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ
जन जन तक पहुंचेगा, अर्थात गांव गांव तक पहुंचेगा। यदि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ गांव के समस्त व्यक्ति उठाते हैं दोस्तों, अर्थात हर एक ग्रामीण उठाते हैं दोस्तों, इससे भारत का विकास होगा। तो महात्मा गांधी का मानना था कि भारतवर्ष गांव का एक देश है, संपूर्ण भारतवर्ष एक गांव का देश है दोस्तों, अर्थात सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ अगर जन जन तक पहुंच जाए तो इससे समाज का संपूर्ण तरीके से कल्याण होगा। इसी महात्मा गांधी के स्वप्न को कहते हैं दोस्तों गांधी जी का राम राज, अर्थात भारत में गांधी जी का राम राज तभी आएगा दोस्तों जब भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ संपूर्ण समाज को मिलेगा, अर्थात जन जन को मिलेगा। इसी के तहत अनुच्छेद 40 के तहत लागू हुआ दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। संपूर्ण भारत को दो स्तर में क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों, एक है ग्रामीण क्षेत्र और एक है दोस्तों शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था, जबकि शहरी क्षेत्र में लागू किया जाता है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र में लाया जाता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में क्लासिफाइड किया गया है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। शहरी क्षेत्र में है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया है आपका नगरीय निकाय व्यवस्था, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों को बांटा जाता है दोस्तों आपका नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत में। यही सपना है दोस्तों महात्मा गांधी का, अनुच्छेद 40 गांधी जी का राम राज अर्थात पंचायती राज व्यवस्था। इसी अनुच्छेद 40 के तहत भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू हुआ दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू हुआ दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सामाजिक सहायता, समाज की सहायता या सामाजिक सहायता। इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 41 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 44 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा हम देखने जा रहे हैं दोस्तों आपका सामाजिक सहायता अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 44। दूसरा हम देख रहे हैं दोस्तों सामाजिक सहायता अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस प्रकार से सरकार समाज की सहायता करती है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 41 में लिखा गया है दोस्तों कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा जो लागू हुआ दोस्तों 2 फरवरी 2006 को, 25 अगस्त 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था दोस्तों। 25 अगस्त 2005 को मनरेगा को अधिनियमित किया गया और उसके बाद 2 फरवरी 2006 को भारत में लागू किया गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में लागू किया गया था दोस्तों। उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था दोस्तों, अभिन्न हिस्सा था। अर्थात अब वर्तमान में 370 को हटा दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण हिस्सा है। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई कोई भी योजना सीधे लागू होगी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो मनरेगा
मनरेगा के माध्यम से लोगों को दोस्तों रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय चलाए जाते हैं दोस्तों, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज के हर स्तर के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। तथा लोक सहायता का मतलब है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता। सरकार आपको विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो यहां पर अनुच्छेद 41 लिखा गया है, कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 42 में लिखा गया है प्रसूति में सहायता। मातृ तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु भारत में संस्थागत तरीके से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से दोस्तों प्रसव किया जाता है। अर्थात भारत में जो प्रसव होता है दोस्तों, इसे घर में ना करके संस्थागत तरीके से किया जाए, जिससे मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम हो सके। इसी उद्देश्य के साथ अनुच्छेद 42 लिखा गया है दोस्तों प्रसूति में सहायता। अर्थात जो बच्चे पैदा होंगे दोस्तों, उसे घर में पैदा करने पर उनकी जान को खतरा होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर को कम से कम करने हेतु संस्थागत तरीके से प्रसूति किया जाए। इसलिए अनुच्छेद 42 में लिखा गया है दोस्तों प्रसूति में सहायता। इसके अंतर्गत योजना चलाया गया है दोस्तों 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 43। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 43 में लिखा गया है मजदूरी में सहायता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मजदूरों को सहायता प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कई प्रकार के कानून है। कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, राज्य बीमा अधिनियम 1948, 2013 कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध, रोकथाम तथा निवारण अधिनियम 2013। इसी के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है दोस्तों अनुच्छेद 43 का में ये लिखा गया है दोस्तों मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, मजदूरों की प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट में सहायता में सहभागिता। अर्थात अगर मजदूर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दोस्तों, तो मजदूरों का भी मैनेजमेंट में सहभागिता, पार्टिसिपेशन होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों, ये मजदूरों का जो पार्टिसिपेशन होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में, यह मजदूर यूनियन के माध्यम से होता है। तो 43 का लिखा गया है दोस्तों मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता। इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 44 लिखा गया है दोस्तों समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता।
अनुच्छेद 44 भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, जबकि समान सिविल संहिता अर्थात अनुच्छेद 44 भारत के बाकी राज्यों में लागू नहीं है। बाकी राज्यों में दोस्तों हिंदुओं के लिए लागू है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुसलमानों के लिए लागू है दोस्तों शरीयत कानून 1937, सिखों के लिए है दोस्तों आनंद विवाह अधिनियम 1909। लेकिन गोवा भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों जहां लागू है अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों शिक्षा। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों शिक्षा, जिसमें हम अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 को डिस्कस करेंगे। देखिएगा अनुच्छेद 45 में लिखा गया है, अनुच्छेद 45 में लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 86वां, इसे अपडेट किया गया है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद 21 का जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 45 में लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया। एक नया आर्टिकल आया दोस्तों 21 का, जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 45 को अपडेट किया गया दोस्तों, अमेंडमेंट किया गया दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्यों के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 46 में लिखा गया है SC ST OBC, SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान, शिक्षा में विशेष प्रावधान, शिक्षा में विशेष प्रावधान। अर्थात SC ST OBC को जो भी प्रकार के स्टाइफन या स्कॉलरशिप मिलते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में, ये सभी मिलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 46 के तहत। SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान। डिस्कस करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट अर्थात अनुच्छेद 47। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 47 को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 में, देखिएगा चौथा है दोस्तों स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमें पकड़ना है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अनुच्छेद हम यहां डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में लिखा गया है दोस्तों पोषाहार, पोषाहार अर्थात पोषक आहार। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है दोस्तों पोषाहार अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात यहां पर जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजना चलाई जाती है दोस्तों सभी के सभी चलाई जाती है अनुच्छेद 47 के तहत। जैसे कि 2 अक्टूबर 1975 में आया था दोस्तों ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में आया था दोस्तों समन्वित बाल विकास योजना। 1995 में आया था दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। ये सभी जितने भी प्रकार की योजना होते हैं दोस्तों जिससे भारत को कुपोषण से दूर किया जाए तथा पोषण की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए लाया जाता है इसके लिए अनुच्छेद 47 है दोस्तों पोषाहार। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों के पोषक स्तर को अर्थात स्वास्थ्य स्तर को
विकसित करेगी, अर्थात कुपोषण से भारत को मुक्त करेगी। तो यही है दोस्तों अनुच्छेद 47 पोषाहार। स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजना चलाई जाती है दोस्तों सब आता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48 पोषाहार, जो हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 47 पोषाहार। इसमें सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाती है तथा आपके मद्यपान को निषेध भी करती है इसी के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। और स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजना चलाई जाती है दोस्तों ये चलाई जाती है अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 है दोस्तों कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन, भारत सरकार कृषि क्षेत्र के विकास हेतु तथा पशुपालन के विकास हेतु, या हम कह सकते हैं दोस्तों भारत सरकार प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु जो भी कार्य करती है ये सब आता है दोस्तों अनुच्छेद 48 के तहत। यह है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन मत्स्य पालन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन। भारत सरकार प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु अर्थात कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास हेतु जैसे कि पशुपालन मत्स्य पालन वानिकी ये सभी के विकास हेतु दोस्तों सरकार जो भी योजना चलाती है ये सब आता है दोस्तों अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जैसे कि 1965 में आया न्यूनतम समर्थन मूल्य, 1966 में आया दोस्तों हरित क्रांति, 1998 में आया था दोस्तों क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत भारत सरकार कई योजना चलाती है दोस्तों जैसे कि आपका 1965 न्यूनतम समर्थन मूल्य, 1966 हरित क्रांति, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1999 है आपका दोस्तों राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2006 है आपका पशुधन बीमा योजना, 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अर्थात कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए जो भी योजना चलाई जाती है दोस्तों ये आता है सब अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, कृषि व पशुपालन। इसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क है दोस्तों वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। इससे जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 48 का वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसी 48 का अनुच्छेद 48 का वन संरक्षण अर्थात इसी के अंतर्गत आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 47 है पोषाहार, अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन और 48 क है वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखते हैं दोस्तों कर्तव्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 49। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 49 में है दोस्तों ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जैसे कि छत्तीसगढ़ में कुल 47 केंद्र संरक्षित स्मारक है तथा 58 आपके राज्य संरक्षित स्मारक है। यह हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि हम ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करें। अनुच्छेद 49 यह नागरिकों का कर्तव्य है, नागरिकों के साथ साथ यह राज्य का कर्तव्य है दोस्तों कि वह ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करे। राज्य का कर्तव्य है दोस्तों अनुच्छेद 49 के तहत कि राज्य ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। जैसे कि राज्य अर्थात केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 47 उसने घोषित किया है दोस्तों केंद्र संरक्षित स्मारक तथा स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर 58 केंद्र राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इस प्रकार से राज्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करती है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शांति व स्वतंत्रता, शांति व स्वतंत्रता, शांति व स्वतंत्रता, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अनुच्छेद 50 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में लिखा गया है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है दोस्तों, अर्थात भारत में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, यह कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी कोर्ट है दोस्तों, ये किसी भी सरकार के अधीन नहीं आते हैं। अनुच्छेद 50 स्वतंत्र न्यायपालिका, यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में लिखा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति अर्थात भारत विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विभिन्न प्रकार के जो भी सम्मेलन होते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो भी सम्मेलन होते हैं, ये सभी सम्मेलन होते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए। तो भारत अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।